हेलो फ्रेंड्स, दिस इज किशन। एम्बिशन पाठशाला में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम 12th क्लास की बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के थर्ड चैप्टर फीचर्स, प्रॉब्लम एंड पॉलिसी ऑफ एग्रीकल्चर के थर्ड पार्ट की स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले बताया था, हमने इस चैप्टर को समझने के लिए 5 टॉपिक्स में डिवाइड करा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैप्टर के फर्स्ट 2 टॉपिक्स की स्टडी करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियोस को देख सकते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक था इंपोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, और सेकंड जो टॉपिक था फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। अगर आप इन दोनों टॉपिक्स की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। आज हम थर्ड टॉपिक की स्टडी करेंगे, प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रॉब्लम है इंडियन एग्रीकल्चर की, ये बहुत छोटा टॉपिक है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है और 6 मार्क्स की वेटेज भी रखता है। तो फ्रेंड्स, हम इस टॉपिक को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर को अच्छे से समझने के लिए आपको इन 6 पॉइंट्स को अच्छे से समझना होगा। इन 6 पॉइंट्स को समझने के बाद आप अच्छे से एनालाइज कर पाओगे कि हमारे इंडियन एग्रीकल्चर की आखिर प्रॉब्लम्स क्या है, और इन्हीं कारणों की वजह से हमारे इंडियन एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है और जो टोटल प्रोडक्शन है वो बहुत कम होता है। अगर इन सब प्रॉब्लम्स के ऊपर ओवरकम कर लिया जाए तो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और हमारी जीडीपी भी बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, एक एक करके इन टॉपिक्स को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन, मतलब हमारे इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर आज भी सिंचाई के स्थायी साधन नहीं है। मतलब हमारा इंडियन एग्रीकल्चर आज भी डिपेंड करता है रेनफॉल के ऊपर। सेकंड पॉइंट, डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस, मतलब हमारे इंडिया के अंदर जो फार्मर्स हैं उनके पास कैपिटल नहीं होती है, पूंजी नहीं होती है इन्वेस्ट करने के लिए। थर्ड पॉइंट, कन्वेंशनल आउटलुक, हमारे जो फार्मर्स हैं उनका जो आउटलुक है, दृष्टिकोण है प्रोडक्शन करने का, वो अभी भी कन्वेंशनल है, मतलब परंपरागत है। फोर्थ पॉइंट, स्मॉल एंड स्कैटर लैंड होल्डिंग्स, हमारे जो खेत हैं, लैंड्स हैं, वो बहुत छोटे छोटे हैं। और दूसरी बात, बिखरे हुए हैं, एक पीस ऑफ लैंड ये यहाँ पर है तो दूसरा बहुत दूर है। तो फ्रेंड्स, इसलिए जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है वो बहुत ज्यादा आती है, अनइकोनॉमिकल होती है। फ्रेंड्स, प्रोडक्शन कम होता है और कॉस्ट ज्यादा आती है। फिफ्थ पॉइंट, एक्सप्लॉयटेटिव एग्रेरियन रिलेशन, हमारा जो फार्मर्स है और दूसरा लैंडलॉर्ड्स है, इनके बीच में जो रिलेशन है, बहुत कन्फ्लिक्ट है इनके बीच में। फ्रेंड्स, इस पॉइंट को भी अच्छे से समझेंगे इस टॉपिक के अंदर। सिक्स पॉइंट, लैक ऑफ ऑर्गेनाइज मार्केट सिस्टम, हमारे इंडिया के अंदर आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ऑर्गेनाइज मार्केट सिस्टम अवेलेबल नहीं है। जो फार्मर्स हैं वो डिस्ट्रेस सेल करते हैं, मतलब उनको वेयर हाउस फैसिलिटी नहीं होती है, इसलिए फार्मर्स डिस्ट्रेस सेल करने को मजबूर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर को अच्छे से डिटेल में समझते हैं। लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। तो फ्रेंड्स, हमारे इंडिया के अंदर इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन, मतलब सिंचाई के अच्छे स्थायी साधन इंडिया के अंदर आज भी अवेलेबल नहीं है। इंडिया को इंडिपेंडेंट हुए 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं फ्रेंड्स, बट इंडिया के अंदर परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज आज भी अच्छे से अवेलेबल नहीं है। आज भी हमारे 50% फार्मर्स से ज्यादा वो रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट है, बिकॉज उनके पास में परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। और फ्रेंड्स, इरिगेशन फैसिलिटीज की वजह से ही हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर जो प्रोडक्शन है वो अनसर्टेन है, मतलब वनरेबल है। कभी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है, कभी प्रोडक्शन कम होता है। इसलिए फ्रेंड्स, हमारी इनकम भी अनसर्टेन रहती है, कभी ज्यादा होती है और कभी कम होती है। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। क्रॉप फार्मिंग इन इंडिया इज हैवली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले बताया था, हमारे इंडिया के अंदर जो क्रॉप फार्मिंग है वो हाईली डिपेंड करती है रेनफॉल के ऊपर। फर्स्ट पॉइंट, परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन आर एक्सट्रीमली डेफिशिएंट, हमारे इंडिया के अंदर परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज है वो बहुत ज्यादा कम है, उनकी बहुत ज्यादा हाई लेवल पे कमी पाई जाती है। क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर ना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ इसके लिए प्रयास किए थे कि इन इरिगेशन फैसिलिटीज को इंप्रूव करा जाए, ना ही भारत सरकार के द्वारा कोई अच्छे प्रॉपर मेजर्स लिए गए हैं जिससे कि गांव के अंदर भी परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज इंप्रूव हो सके और गांव के लोग भी परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज का यूज कर पाए, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ पाए। सेकंड पॉइंट, डिपेंडेंस ऑन रेन वाटर मेक्स इंडिया एग्रीकल्चर एक्सट्रीमली वनरेबल। तो फ्रेंड्स, हमारे इंडिया के जो फार्मर्स हैं वो रेन वाटर के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है, इसीलिए हमारे इंडिया के अंदर हाई लेवल पर वनरेबिलिटी पाई जाती है, मतलब अनसर्टेनिटी पाई जाती है। प्रोडक्शन ज्यादा भी हो जाता है और कम भी होता है। थर्ड पॉइंट, गुड रेनफॉल ब्रिंग्स गुड प्रोडक्शन, अगर अच्छी बारिश होगी तो प्रोडक्शन अच्छा होगा। वाइल ड्रॉट कॉज अ सब्सटेंशियल लॉस ऑफ आउटपुट, और फ्रेंड्स, अगर सूखा पड़ जाता है तो आउटपुट का लॉस हो जाता है, मतलब प्रोडक्शन कम हो जाता है। फोर्थ पॉइंट,
Stability in agriculture output require that permanent means of irrigation are developed across all part of country। तो फ्रेंड्स अगर इंडिया के अंदर स्टेबिलिटी चाहिए एग्रीकल्चर आउटपुट को लेके तो परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज को डेवलप करना पड़ेगा पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर। तो फ्रेंड आपने फर्स्ट पॉइंट की स्टडी करी, आपको समझ में आया होगा कि हमारे इंडिया की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन है, मतलब सिंचाई के स्थायी साधन। फ्रेंड्स सेकंड पॉइंट की स्टडी करते हैं डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस। फ्रेंड्स डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस जो है ये भी हमारे इंडियन एग्रीकल्चर की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, बिकॉज हमारे जो मोस्ट ऑफ फार्मर्स है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो फार्मर्स हैं वो सारे के सारे पुअर हैं या तो मार्जिनलिस्ट है। मतलब फ्रेंड्स उनकी जो अफोर्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत कम है और वो मॉडर्न इनपुट्स को, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को एक्वायर नहीं कर सकते, बिकॉज फ्रेंड्स उनकी परचेजिंग पावर उतनी अच्छी नहीं है। इसलिए फ्रेंड्स हमारे जो फार्मर्स हैं उनको रॉ मटेरियल एक्वायर करने के लिए, मशीनें खरीदने के लिए लोन की रिक्वायरमेंट होती है फ्रेंड्स। तो हमारे जो फार्मर्स हैं उनके पास में दो सोर्सेस होते हैं, एक इंस्टीट्यूशनल सोर्स होते हैं और एक नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स होते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे जो इंस्टीट्यूशनल सोर्स है वो उतने कैपेबल नहीं है कि वो हमारे फार्मर्स की नीड्स को पूरा कर सके। तो फ्रेंड्स हमारे फार्मर्स के पास में एक लास्ट जरिया बचता है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स में कौन आते हैं फ्रेंड्स, जो लैंडलॉर्ड होते हैं, मनी लैंडर्स होते हैं, जमींदार्स होते हैं या महाजन्स होते हैं। और इन लोगों से अगर फ्रेंड्स हमारे किसान लोन लेते हैं तो ये बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और जिसकी वजह से हमारे फार्मर्स डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। तो फ्रेंड्स डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस इज अनदर मेजर प्रॉब्लम फेसिंग इंडियन एग्रीकल्चर। तो फाइनेंस की जो कमी है उसकी वजह से हमारा इंडियन एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा फेस करता है प्रॉब्लम्स को। फर्स्ट पॉइंट, बल्क ऑफ देयर फाइनेंशियल नीड्स स्मॉल फार्मर डिपेंड अपॉन नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। मतलब फ्रेंड्स हमारे जो बल्क ऑफ फार्मर्स है वो सारे के सारे पुअर हैं और वो सारे के सारे डिपेंडेंट है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। बिकॉज फ्रेंड्स हमारे जो पुअर फार्मर्स हैं उनके पास में पेपर वर्क पूरा नहीं होता है, इसलिए उन्हें इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से लोन नहीं मिलता है, तो वो डिपेंड हो जाते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से, जैसे महाजन हो गए, मनी लैंडर्स हो गए एंड लैंडलॉर्ड्स हो गए। दे चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये लोग हमारे फार्मर्स से बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे फार्मर्स डेब्ट ट्रैप में फंस गए, अपनी लैंड्स को मनी लैंडर्स को बेच देते हैं या महाजन्स को या लैंडलॉर्ड्स को बेच देते हैं। इसकी वजह से वो पुअर होते चले जाते हैं। सेकंड पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस इज एक्सट्रीमली स्केयर इन रिलेशन टू नीड्स ऑफ फार्मर्स। मतलब जितनी फार्मर्स की नीड होती है ना उससे जो हमारे इंस्टीट्यूशनल सोर्स है वो बहुत कम है। मतलब हमारे जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस हैं वो हमारे फार्मर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकते, बिकॉज उन्हें ज़्यादा फाइनेंस की नीड है और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस के पास फाइनेंस कम है। तो इसलिए हमारे जो फार्मर्स है वो डिपेंड हो गए नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस के। थर्ड पॉइंट, लैक ऑफ फाइनेंस हिंड्रेंस ग्रोथ ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो फ्रेंड्स चाहे कोई सा भी बिजनेस हो, अगर उसके अंदर फाइनेंस की, कैपिटल की कमी रहेगी तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स रहेगी, उसकी ग्रोथ प्रोसेस रुक जाएगी। फोर्थ पॉइंट, हाई कॉस्ट ऑफ बोरोविंग लीड टू वीशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी ऑफ द फार्मर्स। तो फ्रेंड्स एक हमारे इंडिया के अंदर प्रॉब्लम वाली बात क्या है, हमारी मोस्ट ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर पे। और फ्रेंड्स अगर वहाँ पर वो फार्मर्स लोन लेते हैं और उनको वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं और वो इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएंगे तो उनकी जो लैंड है, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो मनी लैंडर्स या नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज द्वारा एक्वायर कर ली जाएगी और हमारे फार्मर्स पुअर होते चले जाएंगे और इसकी वजह से हमारी मोस्ट ऑफ एक बल्क ऑफ पॉपुलेशन पुअर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये हमारी इंडियन एग्रीकल्चर की एक और बड़ी प्रॉब्लम है। थर्ड पॉइंट, कन्वेंशनल आउटलुक। फ्रेंड्स हमारे जो इंडियन फार्मर्स हैं उनका एक कन्वेंशनल आउटलुक है और फ्रेंड्स आज के टाइम पर ये भी एक इंडियन एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम बनता जा रहा है, बिकॉज फ्रेंड्स हमारे जो फार्मर्स हैं उनके पास में रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है। मतलब उनके पास एंटरप्रेन्योरियल स्किल नहीं है जिससे कि वो जो वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सके। तो फ्रेंड इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। कन्वेंशनल आउटलुक टूवर्ड फार्मिंग इज येट अनदर प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो फ्रेंड्स जो फार्मर्स का दृष्टिकोण है वो कन्वेंशनल है, उसके अंदर वो चेंज नहीं कर पा रहे हैं और ये भी इंडियन एग्रीकल्चर के लिए एक प्रॉब्लम बनती जा रही है। तो फ्रेंड इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। डिस्पाइट ऑफ इनोवेटिव फार्म टेक्नोलॉजी, फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, इंडियन फार्मर कंटिन्यूज टू रिले ऑन कन्वेंशनल विजडम। तो फ्रेंड्स हमारे जो फार्मर्स हैं इनोवेटिव टेक्नोलॉजी होने के बावजूद, फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होने के बावजूद, न्यू मेथड्स आने के बाद भी, न्यू टेक्नोलॉजी आने के बाद भी हमारे जो फार्मर्स है वो आज भी कन्वेंशनल विजडम पे डिपेंडेंट है। फ्रेंड्स मतलब आज भी वो कन्वेंशनल विजडम को ही अपना रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसकी वजह से जो हमारा आउटपुट है, हमारी प्रोडक्टिविटी है, उसके अंदर कुछ ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारे फार्मर्स का कन्वेंशनल आउटलुक। मतलब वो
प्रॉफिट के लिए प्रोडक्शन नहीं करते, वो सिर्फ अपनी सब्सिस्टेंस लाइफ के लिए प्रोडक्शन करते हैं, फूड सिक्योरिटी के लिए प्रोडक्शन करते हैं, और जो कि हमारे इंडियन एग्रीकल्चर के लिए एक प्रॉब्लम बनती जा रही है। सेकंड पॉइंट, फार्मर्स स्टिल कल्टीवेट फॉर सब्सिस्टेंस, दे हैवंट कमर्शियल आउटलुक। तो फ्रेंड्स, आज भी जो हमारे फार्मर्स हैं वो सिर्फ सब्सिस्टेंस के लिए प्रोडक्शन करते हैं, मतलब अपने जीवन निर्वाह के लिए। उनका ये कमर्शियल आउटलुक नहीं है कि वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे और जो सरप्लस प्रोडक्शन आउटपुट होएगा उसे मार्केट के अंदर बेचेंगे। थर्ड पॉइंट, ही कंटिन्यू टू फोकस ऑन क्रॉप्स विच ऑफर हिम फूड सिक्योरिटी रेदर देन दोज विच यील्ड हाई प्रॉफिट। तो फ्रेंड्स, हमारे जो फार्मर्स हैं आज भी उन्हीं क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं जिससे उन्हें फूड सिक्योरिटी मिले, ना कि जिन फसलों से उन्हें प्रॉफिट मिले। तो फ्रेंड्स, हमारे जो फार्मर्स हैं उनका एक कन्वेंशनल आउटलुक हो चुका है और वो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, मतलब वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के प्रोडक्शन नहीं करना चाह रहे हैं। फोर्थ पॉइंट, देयर इज लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप अमंग इंडियन फार्मर्स। हमारे जो इंडियन फार्मर्स हैं उनके पास में उद्यमशीलता की कमी है, मतलब रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत कम है। दे डोंट हैव रिस्क टेकिंग एबिलिटी, और इसलिए ये हमारे इंडियन एग्रीकल्चर के लिए प्रॉब्लम वाली सिचुएशन। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये थर्ड पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। फोर्थ पॉइंट, स्मॉल एंड स्कैटर होल्डिंग्स। तो फ्रेंड्स, हमारे इंडियन एग्रीकल्चर की ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी जो होल्डिंग्स है वो स्मॉल है और दूसरी ओर स्कैटर है, मतलब एक पीस ऑफ लैंड यहाँ पर है तो दूसरा पीस ऑफ लैंड बहुत दूर होएगा, और दूसरी बात हमारी जो लैंड होल्डिंग्स है वो बहुत छोटी छोटी है। तो फ्रेंड्स, हमारी जो लैंड होल्डिंग्स है उसके ऊपर प्रोडक्शन करना अनइकोनॉमिकल होता है, बिकॉज उसके अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आती है और प्रोडक्शन और आउटपुट बहुत कम होता है। तो फ्रेंड्स, हमारे इंडियन एग्रीकल्चर की ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है, तो इसको अच्छे से समझते हैं। होल्डिंग्स इन इंडिया आर नॉट ओनली स्मॉल बट स्कैटर एज वेल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया था, हमारे इंडिया के अंदर जो होल्डिंग्स हैं वो छोटी नहीं अपितु जो स्कैटर भी है, मतलब एक पीस ऑफ लैंड यहाँ पर है तो दूसरा पीस ऑफ लैंड दूसरी जगह पे होगा। फॉर एग्जाम्पल, वन पीस ऑफ लैंड हेयर एंड अनदर इज देयर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे इंडिया के अंदर एक पीस ऑफ लैंड मान लो यहाँ पर है, ईस्ट में है, तो दूसरा पीस ऑफ लैंड वेस्ट में ही होगा, इसलिए दोनों पीस ऑफ लैंड पे प्रोडक्शन करना अनइकोनॉमिकल होता है, इससे रिसोर्सेज डिवाइड हो जाते हैं, इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आती है और आउटपुट कम प्रोड्यूस हो पाता है। तो फ्रेंड, फर्स्ट पॉइंट, स्मॉल होल्डिंग टू नॉट अलाउड द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए जो लैंड होल्डिंग्स होगी वो छोटी होगी तो उसके ऊपर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज कैसे कर सकते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, थ्रेशर हो गया, हार्वेस्टर हो गया। बिकॉज अगर लैंड का साइज ही छोटा होगा तो ट्रैक्टर, थ्रेशर, बड़ी मशीनों का यूज तो हो ही नहीं सकता, और दूसरी बात फ्रेंड्स, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका तो यूज हो ही नहीं सकता, तो इसलिए जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज्यादा आती है, बिकॉज मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से ही तो प्रोडक्शन बढ़ा था, कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी की वजह से थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ा था। तो फ्रेंड्स, हमारी जो लैंड होल्डिंग्स है वो अनइकोनॉमिकल है, उसके ऊपर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आती है और आउटपुट कम प्रोड्यूस होता है। तो फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट, स्कैटर होल्डिंग्स इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट, और इसकी वजह से मैनेजमेंट कॉस्ट भी बढ़ती है। कुल मिला के बात यह है कि सरप्लस कम होता है और कॉस्ट ज्यादा आती है। थर्ड, दिस कॉन्ट्रीब्यूट टू बैकवर्डनेस फार्मिंग एंड पॉवर्टी ऑफ द फार्मर्स। तो फ्रेंड्स, हमारे इंडिया के अंदर जो स्मॉल एंड स्कैटर लैंड होल्डिंग्स है, इसकी वजह से हमारे जो फार्मर्स हैं वो बैकवर्ड होते जा रहे हैं, उनके बीच में पॉवर्टी बढ़ती जा रही है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फोर्थ पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। फिफ्थ पॉइंट, एक्सप्लॉइटेटिव एग्रेरियन रिलेशन। तो फ्रेंड्स, एक्सप्लॉइटेटिव एग्रेरियन रिलेशन को समझने के लिए फ्रेंड्स आपको तीन कैरेक्टर्स को अच्छे से समझना होगा। एक तो गवर्नमेंट, दूसरा लैंडलॉर्ड और तीसरा टेनेंट। तो फ्रेंड्स, जो गवर्नमेंट है उसका तो मीनिंग क्लियर हो गया, और जो लैंडलॉर्ड्स थे फ्रेंड्स वो ओनर ऑफ सॉइल थे, और जो टेनेंट्स थे फ्रेंड्स वो लैंडलॉर्ड्स की लैंड को पट्टे पे या किराए पे लेते थे। तो फ्रेंड्स, जो फार्मर्स थे और टेनेंट्स थे उनके बीच में कुल मिला के कन्फ्लिक्ट रहता है आउटपुट शेयरिंग को लेके। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले भी बताया फर्स्ट चैप्टर के अंदर, जैसे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने हमारे इंडिया के अंदर लैंड रेवेन्यू सिस्टम स्थापित कर रखा था, जिसके अंदर जो फार्मर्स थे वो फिक्स सम ऑफ अमाउंट एज ए लैंड रेवेन्यू गवर्नमेंट को देते थे, और गवर्नमेंट ने उन्हें पूरी फ्रीडम दे रखी थी कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो टीलर ऑफ सॉइल से कितना भी सम ऑफ अमाउंट एज ए लैंड रेवेन्यू एक्सेप्ट कर सकते थे। इसलिए जो लैंडलॉर्ड्स थे इंडिपेंडेंस से पहले हमारे फार्मर्स का बहुत हाई लेवल पे एक्सप्लॉइटेशन करते थे और बहुत ज़्यादा शोषण करते थे, जिसकी वजह से हमारे जो फार्मर्स थे उन्हें जीवन निर्वाह के लिए भी अनाज की प्राप्ति नहीं हो पाती थी, मतलब सब्सिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए भी आउटपुट की रिसीविंग नहीं हो पाती थी। तो सिमिलरली फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंस के बाद भी ऐसा ही कुछ रहा था। तो जो एग्रेरियन रिलेशंस थे, मतलब टेनेंट और लैंडलॉर्ड्स के बीच में, वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, क्योंकि जो हमारे लैंडलॉर्ड्स थे वो ज़्यादातर
आउटपुट शेयर करते थे, ना कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शेयर करते थे। दूसरी ओर जो टेनेंट्स थे, मतलब जो एक्चुअल कल्टीवेटर थे, फार्मर्स थे, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूरी उनकी होती थी, वो उसके ऊपर हार्डवर्क भी करते थे, एफर्ट्स भी करते थे, इन्वेस्टमेंट भी करते थे, और रिटर्न में उन्हें आउटपुट की जो रिसीविंग होती थी वो लैंडलॉर्ड से कम होती थी। तो फ्रेंड्स, हमारे इंडिया के अंदर जो एग्रीरियन रिलेशन थे वो बहुत अच्छे नहीं थे। तो इसे अच्छे से समझते हैं। तो एग्रीरियन रिलेशन का मतलब क्या होता है? एग्रीरियन रिलेशन रिफर्स टू द बिजनेस रिलेशन बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट्स। तो फ्रेंड्स, जो मैंने बताया कि जो टेनेंट होते थे वो फार्मर होते थे, और लैंडलॉर्ड्स तो मतलब जो लैंड के स्वामी हुआ करते थे। तो फ्रेंड्स, इनके जो बीच में जो रिलेशन होता था उसे एग्रीरियन रिलेशन बोलते थे। तो फ्रेंड्स, इसको अच्छे से समझते हैं। मोस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड आर एब्सेंटी लैंडलॉर्ड, दे सेल्डम डू फार्मिंग देमसेल्फ। तो फ्रेंड्स, जो लैंडलॉर्ड्स होते थे वो ज्यादातर एब्सेंट रहते थे, मतलब वो फार्मिंग नहीं करते थे, सिर्फ वो अपनी लैंड को टिलर ऑफ सॉइल को या फार्मर को किराए पे दे देते थे। उसके अलावा उनका कोई दूसरा काम नहीं होता था। बाकी जो सारी इन्वेस्टमेंट की जाती थी वो फार्मर्स के द्वारा की जाती थी, सारे एफर्ट्स फार्मर के द्वारा किए जाते थे, प्रोडक्शन जो होता था वो फार्मर्स के द्वारा किया जाता था। बट एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग जो लैंडलॉर्ड्स थे वो अपना शेयर लेने चले जाते थे, और उसकी वजह से ही जो फार्मर्स थे और जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके बीच में कंफ्लिक्ट रहता था आउटपुट शेयरिंग को लेके। सेकंड पॉइंट, रिलाइंग ऑन रेंटल इनकम, दे tend to exploit their tenant by the way of high rent and related चार्ज। तो फ्रेंड्स, हमारे जो इंडिया के जो लैंडलॉर्ड्स थे वो इनकम शेयर करते थे, मतलब आउटपुट शेयर करते थे, और बहुत ज्यादा हाई लेवल पे टेनेंट्स का मतलब फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन करते थे। किस वे से? रेंट को इंक्रीज करके, मतलब जब भी प्रोडक्शन होता था अपना शेयर ऑफ रेंट बढ़ा देते थे, और इसकी वजह से फ्रेंड्स जो फार्मर्स थे उनका बहुत ज्यादा हाई लेवल पे एक्सप्लॉयटेशन होता था। Third, having paid high rent to absentee landlords, the tiller of soil are left with little surplus for further investment। तो फ्रेंड्स, जो टेनेंट्स थे या टिलर ऑफ सॉइल्स थे वो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड को रेंट का शेयर देने के बाद में उनके पास जो आउटपुट बचता था वो बहुत कम बचता था, जिसकी वजह से वो फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते थे। और फ्रेंड्स, जो उनके पास में आउटपुट बचता भी था, सिर्फ उससे वो सबसिस्टेंस कर पाते थे, मतलब अपना जीवन निर्वाह कर पाते थे, वो भी बहुत मुश्किल से हो पाता था। तो फ्रेंड्स, लास्ट पॉइंट में यही है, टिलर ऑफ सॉइल गेट बियरली फॉर सबसिस्टेंस, मतलब उन्हें मिनिमम अनाज की प्राप्ति भी नहीं हो पाती थी जिससे वो अपने जीवन का निर्वाह कर सके, मतलब सबसिस्टेंस कर सके। लिवलीहुड के लिए भी जो आउटपुट की अवेलेबिलिटी होती थी वो बहुत कम हो पाती थी। तो फ्रेंड्स, हमारे इंडियन एग्रीकल्चर की ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो एग्रेरियन रिलेशन था, मतलब लैंडलॉर्ड और टेनेंट का जो रिलेशन था, बिजनेस रिलेशन था। तो ये भी एक प्रॉब्लम होता जा रहा था इंडियन एग्रीकल्चर के लिए। सिक्स्थ पॉइंट की स्टडी करते हैं, लैक ऑफ ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम। तो फ्रेंड्स, हमारे इंडियन एग्रीकल्चर की एक और बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज मार्केट सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइज मार्केट सिस्टम जो है कुछ कुछ स्टेट्स के अंदर तो बहुत अच्छे से वर्क करता है, जैसे हरियाणा और पंजाब। बट फ्रेंड्स, हमारे इंडिया के अंदर 29 स्टेट्स हैं, हर स्टेट के अंदर एक जैसा काम नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, हरियाणा और पंजाब को छोड़ के बाकी सभी स्टेट्स के अंदर ऑर्गेनाइज मार्केट सिस्टम जो है अच्छे से वर्क नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइज मार्केट सिस्टम जो है जहाँ पर फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को ले जाके वहाँ पर उसे अच्छे प्राइस पे बेच सकते हैं, उसकी बार्गेनिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें हेल्थी प्राइस मिलेगा और वो प्रॉफिट पे जा सकते हैं। बट फ्रेंड्स, हमारे जो फार्मर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पुअर हैं और मार्जिनलिस्ट हैं, इसलिए वो अपने क्रॉप प्रोडक्शन को, आउटपुट को मार्केट तक नहीं ले जा पाते हैं, और उन्हें अपनी फसल को अपने खेत पर ही बेचना पड़ता है, बिकॉज जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है और उसको बियर करना फार्मर की कैपेसिटी से बाहर होता है। इसलिए जो फार्मर्स होते हैं वो मनी लैंडर्स को, लैंडलॉर्ड्स को या मिडलमैन्स को या एजेंट्स को ही कम कीमत पर बेच देते हैं, उसे बेचने पे मजबूर हो जाते हैं, जिसे डिस्ट्रेस सेल कहते हैं। तो फ्रेंड्स, डिस्ट्रेस सेल क्या होती है? फ्रेंड, डिस्ट्रेस सेल का मतलब होता है कि जो फार्मर्स होते हैं अपने प्रोड्यूस को, अपने प्रोडक्ट को कम कीमत पर मनी लैंडर्स, लैंडलॉर्ड्स, महाजन इन सबको बेच देते हैं। इसके पीछे रीजन होता है फ्रेंड्स कि जो हमारे फार्मर्स हैं उनके पास में रिसोर्सेज नहीं होते हैं और उनके पास वेयर हाउस फैसिलिटी नहीं होती है जिससे कि वो अपनी फसल को स्टोर कर सके और अच्छी कीमत रिसीव होने पर उसे बेच सके। तो फ्रेंड्स, हमारे इंडिया के अंदर अनऑर्गेनाइज मार्केट सिस्टम ज़्यादा है, इसकी वजह से हमारे फार्मर्स को डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को और अच्छे से समझते हैं। एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम इज़ हाईली अनऑर्गेनाइज्ड। तो फ्रेंड्स, हमारा जो एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? अगर ऑर्गेनाइज्ड होता तो फ्रेंड्स इसके बेनिफिट्स ईच फार्मर को मिलते, बट फ्रेंड्स हमारे इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर सिस्टम मार्केटिंग है वो बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है। इसके बेनिफिट्स कुछ फार्मर्स को तो मिलते हैं, बाकी फार्मर्स को नहीं मिलते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अ वास्ट मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स
स्मॉल फार्मर्स कंटिन्यू टू सेल देयर आउटपुट इन द लोकल मार्केट एट रिड्यूस रेट। तो फ्रेंड्स हमारे जो मोस्ट ऑफ फार्मर्स हैं वो अपने आउटपुट को लोकल मार्केट के अंदर ही बेच देते हैं और कम कीमतों पर बेच देते हैं। तो सेकंड पॉइंट, टू सेल देयर आउटपुट एट रिड्यूस रेट इट इज देयर कंपल्सन। फ्रेंड्स वो कम रेट पे अपनी क्रॉप्स को क्यों बेच देते हैं, अपने प्रोड्यूस को क्यों बेच देते हैं, उसके पीछे उनकी वो मजबूरी होती है, बिकॉज वो अपने प्रोड्यूस को, अपनी क्रॉप को, आउटपुट को अपने खेत से लेके मार्केट पर नहीं ले जा पाते, बिकॉज उसके लिए उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। दे आर ऑब्लाइज टू सेल देयर प्रोड्यूस टू महाजन एंड मनी लैंडर्स इन रिटर्न फॉर देयर लोन। तो फ्रेंड्स जो महाजन होते हैं, मनी लैंडर्स होते हैं, क्योंकि उन्होंने लोन ले रखा होता है, उस लोन के ऊपर बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे होते हैं वो। तो फ्रेंड्स फार्मर्स के पास में टाइम की कमी होती है, क्योंकि अगर वो फसल को अपने पास ज़्यादा टाइम तक रहेगा तो इसलिए उसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ जाएगा। तो फार्मर्स अपने इंटरेस्ट रेट को कम करने के लिए फ्रेंड्स कम रेट पे ही, कम कीमत पे ही अपनी फसलों को किस मनी लैंडर्स को, लैंडलॉर्ड्स को बेच देते हैं, जिसे आप डिस्ट्रेस सेल बोलते हो। दे डोंट हैव वेयर हाउस फैसिलिटीज़। तो फ्रेंड्स हमारे जो इंडियन फार्मर्स हैं उनके पास में वेयर हाउस फैसिलिटीज़ नहीं होती है, इसलिए फार्मर्स जो है अपनी फसलों को डिस्ट्रेस सेल करते हैं, मतलब कम कीमत पर ही बेचने को तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपने इन 6 पॉइंट की अच्छे से डिटेल स्टडी करी है। अगर आपने इन 6 पॉइंट को अच्छे से समझा होगा तो आप समझ गए होंगे हमारे इंडियन एग्रीकल्चर की क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो फ्रेंड्स होप यू आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट्स प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर